सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। हम संविधान के पार्ट बी में चल रहे हैं और पार्ट बी में जो चैप्टर था वह था संघ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस सेक्शन से हम अभी आगे बढ़ रहे थे और चूंकि ये बड़ा चैप्टर है, मैंने कहा भी था कि 2-3 दिवस इसमें लग जाता है। और इसको एक बार ठीक से देखने के बाद जब राज्य को पढ़ते हैं तो वहां लगभग कई बिंदुओं पर मैं यह लिखवा देता हूं कि सब कुछ केंद्र की भांति है, तो वहां हमें थोड़ा सा कम लिखना पड़ता है। केंद्र को समझ लीजिएगा तो राज्य का पैटर्न अपने आप समझ में आ जाता है। तो इस कड़ी में हम राष्ट्रपति पर थे और कल हमने राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों को देखा था और आज हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को इस कड़ी में देखेंगे। आज का हेडिंग सभी अभ्यर्थी बना लेंगे, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। यहां से क्लास आज होनी थी। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति। यहां से क्लास को आगे बढ़ाना है। जैसे हमने कल देखा कि राष्ट्रपति के पास ढेर सारी विधायी शक्तियां हैं। अलग बात है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना पड़ता है, लेकिन कई फील्ड्स में राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, अव्वल है। इसको ध्यान में रखना है। जब हम न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं तो यहां पर दो बातें उल्लेखनीय है। एक, पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इस पॉइंट को मेंशन कर दीजिए। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। पहली तो बात यह है कि जज की नियुक्ति करेंगे। दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात है कि राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार के क्षमादान की शक्ति है, आर्टिकल 72 में। इसको भी लिख दीजिए। देखिए, अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार के क्षमादान की शक्तियां हैं। पांच प्रकार की क्षमादान की शक्तियां हैं। ठीक है। 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां हैं। पहला लिखिए, फर्स्ट, क्षमा, इंग्लिश में पैर्डन और तीर का चिन्ह। क्षमा और तीर का चिन्ह। इसका सीधा मतलब है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि अमुक व्यक्ति पूर्णतः क्षमा के योग्य है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर सकते हैं। शॉर्ट में लिख दीजिए, दोष मुक्त कर देना। दोष मुक्त कर देना। ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को यदि लगता है कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है, उसको पूर्णतः क्षमा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा, लघुकरण, कम्यूट कहते हैं इसको। लघुकरण, अंग्रेजी में कहेंगे कम्यूट। नाम से ही स्पष्ट है, सजा को कम कर देना। लिख दीजिए, दंड के प्रकार को बदल देना या दंड का स्तर कम कर देना। दंड के प्रकार को बदल देना या दंड का स्तर कम कर देना।
कम कर देना। ठीक है, इसमें दो चीज कर सकते हैं, या तो दंड कम कर सकते हैं या दंड का टाइप ही चेंज कर सकते हैं। तीसरा लिखिए, थर्ड, परिहार। रिमीशन। रिमीशन, इसमें क्या है? तो रिमीशन में है कि यदि कोई दंड मिला है कोर्ट के माध्यम से, तो राष्ट्रपति यहां पर दंड की प्रकृति नहीं बदलेंगे, दंड को कम कर देंगे। जैसे किसी को 5 वर्ष की कारावास की सजा मिली है, उसको घटा के 2 वर्ष का कर देंगे, लेकिन टाइप ऑफ पनिशमेंट नहीं बदलेंगे। इसको लिख दीजिए, दंड की प्रकृति बदले बिना उसे कम करना। दंड की प्रकृति को बदले बिना उसकी मात्रा को कम कर देना। मात्रा को कम कर देना। जैसे जैसे 5 वर्ष के कारावास की सजा को 2 वर्ष कर देना। 5 वर्ष के कारावास के सजा को 2 वर्ष कर देना। 5 वर्ष के कारावास के सजा को 2 वर्ष कर देना। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लिखिए, अगला, विराम। विराम, रिस्पाइट कहते हैं। रिस्पाइट। तो इसको समझिए कि विराम क्या होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोर्ट ने सजा दी है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि यह विशिष्ट स्थिति में है व्यक्ति, जैसे एक महिला है जो गर्भवती है और गर्भवती महिला को मृत्युदंड की सजा मिल जाए, तो राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि राष्ट्रपति विशेष कंडीशन में उस मृत्युदंड को आजीवन कारावास जैसे सजा में बदल सकते हैं। इसको कैसे लिखें? इसमें यह लिख दीजिए, इसका अर्थ है इसका अर्थ है दंड पाए व्यक्ति दंड पाए व्यक्ति व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण दंड पाए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण कारण या तो दंड को कम कर देना या प्रकृति बदल देना। या तो दंड कम कर देना या दंड की प्रकृति बदल देना। प्रकृति बदल देना। जैसे जैसे किसी गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड के स्थान पर किसी गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड के स्थान पर मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास देना। मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास देना। ठीक है, एक और लिख दीजिए इसमें, सेकंड, किसी बूढ़े अपराधी को किसी बूढ़े अपराधी को कठोर कारावास के स्थान पर साधारण कारावास देना। किसी बूढ़े अपराधी को कठोर कारावास के स्थान पर साधारण कारावास देना। साधारण कारावास देना। साधारण कारावास देना। ठीक है, इस प्रकार कम कर सकते हैं। एक और लिख दीजिए, प्रविलंबन।
प्रविलंबन, रिप्राइव, प्रविलंबन, रिप्राइव, रिप्राइव। लिखिए इसमें मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना मतलब जब राष्ट्रपति को लगे कि फांसी को फिलहाल रोक देना चाहिए या रोक ही देना चाहिए तो वो इसमें अपना पावर लगा सकते हैं, कर सकते हैं यूज इसका। अस्थायी तौर पर भी रोक सकते हैं और अस्थायी तौर पर भी चाहे तो रोक सकते हैं। इसको ध्यान रखना है। ठीक है। अब ये 5 प्रकार की सजा रोकने की शक्ति आपने देख ली, जिसको हम न्यायिक शक्ति कह सकते हैं। पहला क्या है? पैर्डन है। दूसरा है कम्यूट। तीसरा है रिमिशन। रिप्राइव है। ठीक है, तो इस सब को ध्यान में रखिएगा। अब एक बात सदैव याद रखना है कि राष्ट्रपति इन पावर्स का प्रयोग तो विवेकीयता के आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है कि राष्ट्रपति इसके लिए क्या है, बाध्य है कहीं ना कहीं। नोट नंबर 1 में लिख दीजिए। नोट नंबर 1, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति तो विवेकीय नहीं है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति तो विवेकीय नहीं है। तो विवेकीय नहीं है। नहीं है। दूसरा, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। ब्रैकेट में जुडिशियल रिव्यू। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता और न ही मौखिक सुनवाई होती है। और न ही मौखिक सुनवाई होती है। न ही मौखिक सुनवाई होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि दोबारा कोई कोर्ट में चला जाएगा यह कहने के लिए कि राष्ट्रपति ने सही किया है कि नहीं किया है उसको दोबारा देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही इसकी मौखिक सुनवाई होती है। एक बार जो राष्ट्रपति ने कह दिया वो कह दिया, अंतिम है। ठीक है, तो यह थी न्यायिक शक्तियां। इसके बाद हेडिंग बनाकर लिख दीजिए कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियां। डिप्लोमैटिक पावर। डिप्लोमैटिक पावर्स, कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियां। इसमें एक लाइन याद रखना है केवल। इसके तहत देश के बाहर के राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके तहत देश के बाहर के राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। करते हैं। ठीक है। अगला हेडिंग बनाएंगे हम वीटो पावर। वीटो पावर, वीटो की शक्ति। वीटो पावर। सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि वीटो संवैधानिक शब्द नहीं है। सबसे पहली बात लिख दीजिए, वीटो संवैधानिक शब्द नहीं है। वीटो संवैधानिक शब्द नहीं है। संवैधानिक शब्द नहीं है। अनुच्छेद 111 वीटो का स्रोत है। अनुच्छेद 111 वीटो का स्रोत है। स्रोत है।
अब इसमें क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कोई प्रस्ताव पारित होकर संसद के थ्रू राष्ट्रपति के पास आता है, तो साइन तो राष्ट्रपति को करना पड़ता है, उस पर बाध्य है साइन करने के लिए। आपको याद होगा कि 42वें संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय क्या कहा गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन बाद में 44वें संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार उस चीज को पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है, लेकिन दोबारा माननी पड़ेगी। तो वीटो में राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष पावर्स हैं। इसमें क्या है, तीन स्थितियां हो सकती है जिसको भी हम लिखेंगे। एक तो हो सकता है कि प्रस्ताव आया संसद के पास से और राष्ट्रपति ने स्वीकृत कर दिया। एक हो सकता है कि स्वीकृत नहीं किया, और एक यह भी हो सकता है कि पुनर्विचार के लिए भेज दिया। तीन स्थितियां इसमें हो सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें लिख दीजिए अगले पॉइंट में, जब कोई विधेयक संसद से जब कोई विधेयक संसद से जब कोई विधेयक संसद से पारित होकर पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है, संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है, तो तीन प्रकार की स्थिति बनती है। तीन प्रकार की स्थिति बनती है। तीन प्रकार की स्थिति बनती है। नंबर वन, पहली स्थिति क्या बनेगी? राष्ट्रपति विधेयक पर राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति या स्वीकृति दे सकता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति या स्वीकृति दे सकता है। सहमति या स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, सहमति नहीं दे सकता है। सहमति नहीं दे सकता है, जिसे जिसे एब्सोल्यूट वीटो आत्यंतिक वीटो भी कहा जाता है। सहमति नहीं दे सकता है, जिसे एब्सोल्यूट वीटो भी कहा जाता है। कभी आपसे पूछ दे कि कहां से लिया गया है, तो उत्तर होगा ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं लिख दीजिए, ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, दो कंडीशन हुए। पहला कंडीशन की स्वीकृति दे सकता है, विधेयक को पास कर सकता है। अगला कंडीशन की सहमति नहीं दे सकता है, यानी क्या करेगा, कौन सा वीटो लगाएगा? कौन सा वीटो लगाएगा? एब्सोल्यूट वीटो लगाएगा। तीसरा हो सकता है कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। इसको लिख दीजिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, जिसे जिसे सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। जिसे सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, तीन स्थितियां आपने देखी। यदि संसद से पारित होकर आया है,
साइन करवाने के लिए केवल आया है अंतिम सिग्नेचर, तो या तो स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति नहीं दे सकता है, जो ब्रिटेन से प्रभावित है, एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, या फिर सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग कर सकता है। और सस्पेंसिव वीटो को हिंदी में क्या कहेंगे? निलंबनकारी वीटो, लिख दीजिए। निलंबनकारी वीटो फ्रांस से लिया गया है, इसका प्रयोग भी कर सकता है। एक बात ध्यान रखना है कि मान लीजिए राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया और उसके बाद संसद ने क्या किया, साधारण बहुमत से केवल पास कर दिया उसको, तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है। वहां पर लिख दीजिए उसी में नीचे, यदि पुनर्विचार के बाद भी यदि पुनर्विचार के बाद भी संसद पुनर्विचार के बाद भी संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर देता है, साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य होगा, बाध्य होगा। अभी आपने कितने प्रकार का वीटो देखा? दो टाइप का, एब्सोल्यूट और सस्पेंसिव। एक होता है पॉकेट वीटो, जो इस सब से अलग है। हेडिंग बनाकर लिख दीजिए, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो बिल्कुल डिफरेंट है इस सब से। लिखिए, अमेरिका से लिया गया है, पहला पॉइंट अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। अब इसमें क्या होता है, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि कोई फाइल, कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया हो तो राष्ट्रपति उसको ऐसे ही परा छोड़ देगा, समय नहीं है। ठीक है, कब तक समय नहीं है, इस बात का संविधान में फिलहाल कोई उल्लेख नहीं है। जब तक राष्ट्रपति को समय नहीं मिलेगा या मन नहीं होगा, तब तक उस विधेयक को हाथ नहीं लगाएंगे। क्योंकि हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, या तो सहमति देनी पड़ेगी, या नहीं देंगे सहमति, या फिर पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। तीनों स्थितियों से बच सकते हैं। तो ये लिया गया है अमेरिका से, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में लिखिए, जब राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति किसी निर्णय में विलंब करके उसे रोक देता है, जब राष्ट्रपति किसी निर्णय में विलंब करके उसे रोक देता है, ब्रैकेट में अनिश्चित काल तक, अनिश्चित काल तक, तो इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है, जो 74 ब्रैकेट में 1, आर्टिकल 74(1) से प्रभावित है, जो आर्टिकल 74(1) से प्रभावित है, एवं एवं अनुच्छेद 111 के अनुसार, अनुच्छेद 111 के अनुसार इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई है। नहीं बताई गई है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक विधेयक आया था 1986 में, कभी नहीं भूलना है, डाकघर तार विधेयक। और इस विधेयक के समय में राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, उनको ऐसा लगा
इस विधेयक के माध्यम से क्या हो रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, ऐसा उनको लगा। अब उन्होंने सोचा कि यदि इसको वापस भी पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं तो अंत में क्या होगा, पार्लियामेंट इसको साधारण बहुमत से पास कर देगी, और जब दोबारा मेरे पास आएगा तो इसको मुझे पास करना ही पड़ेगा, जबकि वो इंटरनली इसको पास नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया और डाक तार विधेयक को उन्होंने रोक दिया और अनिश्चित काल तक कोई जवाब ही नहीं दिया। आज तक जवाब नहीं दिया। जैल सिंह दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, उसके बाद कई राष्ट्रपति आ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई उत्तर नहीं दिया, छोड़ दिया ऐसे ही, और उसके बाद वो पड़ा रह गया इस तरह से। वो आज तक विधेयक नहीं बन सका। तो राष्ट्रपति के पास एक पावर है, वो पावर है सेक्रेट पावर, जिसको वीटो पावर कहते हैं। कि लगे कि कोई रास्ता शेष नहीं है तो राष्ट्रपति उस बिंदु पर मौन हो जाएंगे, और उनकी चुप्पी को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। कोई पूछ भी नहीं सकता कि कब पास कीजिएगा। ठीक है, इसको जरूर ऐड कर दीजिए पॉकेट वीटो में, एग्जाम्पल को लिख दीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि 1986 का भारतीय डाकघर तार विधेयक, भारतीय डाकघर तार विधेयक 1986 का भारतीय डाकघर तार विधेयक तार विधेयक के कुछ प्रावधान के कुछ प्रावधान प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध थे। प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध थे। विरुद्ध थे। ब्रैकेट में 1986 जरूर लिख देंगे। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, एक हैंड रेज है, छोटू जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? आप देख लीजिए एक बार। एक बार कोई अभ्यर्थी बता दीजिए कितना पेज, 2 पेज छोड़ दिया जाए। ठीक है, क्या लिख रहे थे हम लोग? तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह इसके पक्ष में नहीं थे। इसके पक्ष में नहीं थे और उन्होंने इस विधेयक को ऐसे ही परा छोड़ दिया और आज तक कानून नहीं बन सका। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास कितने वीटो हैं? 3 वीटो हैं। पहला कौन सा था? एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा कौन सा है? सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? पॉकेट वीटो। तीनों वीटोज को आपने देखा, आत्यंतिक है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। एक और वीटो होता है जो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। कौन सा वीटो हो सकता है? इसको बोलते हैं विशेषिक वीटो। ठीक है, इंग्लिश में कह सकते हैं क्वेलिफाइड वीटो। अगला लिखिए क्वालिफाइड वीटो, चौथा नंबर। हिंदी में लिख सकते हैं विशेषित कर दीजिएगा, विशेषित, स्पेशल है। विशेषित वीटो। ठीक है, अब ये क्या होता है? इस वीटो के तहत संसद साधारण बहुमत से राष्ट्रपति के प्रस्ताव को खारिज भी कर सकता है, जो भारत में लागू नहीं है, यह अमेरिका में लागू है। इसमें लिख दीजिए, यह भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। यह भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, जिसमें जिसमें संसद एक विशेष बहुमत के माध्यम से
जिसमें संसद एक विशेष बहुमत के माध्यम से इस वीटो को खारिज भी कर सकता है, इस वीटो को खारिज भी कर सकता है, खारिज भी कर सकता है। ठीक है, हेडिंग में लिखिए वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति, फाइनेंस पावर। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है धन विधेयक। फर्स्ट पॉइंट ही लिखिए, देखिए धन विधेयक ब्रैकेट में मनी बिल, धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना ही, धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना ही, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ, ये याद रखना है कि कौन सा विधेयक बिना राष्ट्रपति के परमिशन के ही संसद में पेश होता है, तो धन विधेयक, इसको याद रखना है। दूसरा लिखिए, देखिए राष्ट्रपति केंद्रीय बजट, राष्ट्रपति केंद्रीय बजट अथवा वार्षिक वित्तीय विवरण, राष्ट्रपति केंद्रीय बजट अथवा वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखवाता है, को संसद के समक्ष रखवाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आकस्मिक निधि, कॉन्टिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुदान की कोई भी मांग, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, सिफारिश के बिना नहीं लाई जा सकती है, नहीं लाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संचित निधि ब्रैकेट में कंसोलिडेटेड फंड, इस लाइन को यहां काट दीजिए, इसको अलग से लिखवा दीजिए, इसको काट दीजिए यहां पर, इसको लिख लीजिए नोट में अलग से, अलग चीज है थोड़ा सा। देखिए आकस्मिक निधि लिखवा दिए हैं, देखिए संचित निधि नोट में, संचित निधि ब्रैकेट में कंसोलिडेटेड फंड संसद के नियंत्रण में होता है, संचित निधि संसद के नियंत्रण में होता है। होता है। नेक्स्ट,
अगला, लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट फंड। लोक लेखा निधि भारत सरकार के नियंत्रण में होता है। भारत सरकार के नियंत्रण में होता है। भारत सरकार के नियंत्रण में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। कंटीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के, हाँ लिखवा दिए हैं, दोबारा भी लिख लीजिए, याद रहेगा, राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। एक और नोट लिख लीजिए, लिखिए, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए, राजस्व के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आर्टिकल 280 के तहत, के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का गठन करता है। पहला वित्त आयोग, पहला वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में, केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में बनाया गया था। बनाया गया था, कभी नहीं भूलना है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि सबसे पहला जो वित्त आयोग बना था वो किसकी अध्यक्षता में और कब बना था। कई बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। अब वर्तमान में कितना नंबर का है, कौन बता सकते हैं? करंट में अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग, एनके सिंह की अध्यक्षता में। 16वां 2025 के बाद चलेगा पनगढ़िया की अध्यक्षता में। ठीक है, 2020 से लेकर 25 तक 15वां प्रभावी है, लिख दीजिए। नेक्स्ट में 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं, जिसकी अवधि 2020 से 2025 तक है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं, जिसकी अवधि 2020 से 2025 तक है। 2025 तक है। कॉपी के सबसे टॉप पर जाकर लिख दीजिए, सबसे ऊपर। 16वां वित्त आयोग 2026 से प्रभावी होगा, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया होंगे। 16वां वित्त आयोग 2026 से प्रभावी होगा, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया होंगे। अरविंद पनगढ़िया होंगे। ठीक है, पनगढ़िया होंगे। आगे चलते हैं। तो ये थी राष्ट्रपति की वीटो पावर्स, ये वित्तीय पावर्स। वीटो तो हो गया था, फाइनेंशियल पावर्स। हाँ, नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। लिखिए, सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति। अब इसमें याद रखना है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। पहला पॉइंट लिख दीजिए, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का
सर्वोच्च कमांडर होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है? नेक्स्ट, सैन्य नियुक्ति तथा युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति के नाम से होती है या राष्ट्रपति करते हैं? सैन्य नियुक्ति तथा युद्ध एवं शांति की घोषणा राष्ट्रपति के नाम से होती है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, सेना में समय समय पर संशोधन किया जाता है। जैसे आज से कुछ साल पहले अग्निवीर स्कीम लाई गई और उससे कुछ साल पहले सीडीएस जैसे प्रावधान लाए गए, तो दोनों का अपना अपना महत्व है। सबसे पहले सीडीएस बिपिन रावत थे 2019 में। ठीक है, सीडीएस का मतलब क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और वो एक ऐसा अधिकारी होता है जो सीधे राष्ट्रपति के लेवल पर बात करके और सेनाओं के साथ डील करता है। उच्चतम पद है सेना में। लिख दीजिए नोट में इस चीज को। देखिए, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन 2019 में किया गया। 2019 में किया गया। इस कड़ी में पहले सीडीएस विपिन रावत थे। पहले सीडीएस विपिन रावत थे। पहले सीडीएस विपिन रावत थे। ठीक है, इसी नोट में एक पॉइंट ऐड कर दीजिए। सीडीएस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सीडीएस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो जो मतलब सीडीएस जो रक्षा मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। जो रक्षा मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। कार्य करता है। अभी रक्षा मंत्री कौन है? वेरी गुड। और वर्तमान में सीडीएस कौन है अभी? अभी कौन है? अनिल चौहान है। लिख दीजिए, वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान है। वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान है। अनिल चौहान है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर्स। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर। तो आप सभी को याद होगा कि आपातकालीन शक्तियों की चर्चा आर्टिकल 352, 56 और 60 में है। सबसे पहला पॉइंट यही होगा। आपातकालीन शक्तियों की चर्चा 352, 56 और 360 अनुच्छेद में है। पहला पॉइंट। 352, 56 और 60 में है। पहला लिखिए, फर्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। आर्टिकल 352। दूसरा लिखिए, सेकंड,
राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, आर्टिकल 356। और तीसरा लिखिए, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, आर्टिकल 360। तीन प्रकार के आपात हैं। कोई बता सकता है कि जो राष्ट्रपति का आपातकाल है वो किस भाग में वर्णित है? 22 भागों में से किस भाग में है? कोई भी? 20 में? 18 में है? 18? इसको लिख दीजिए। लिखिए, राष्ट्रपति के आपातकाल की चर्चा भाग 18 में वर्णित है। राष्ट्रपति के आपातकाल की चर्चा भाग 18 में वर्णित है। पहला लिखिए हेडिंग बनाकर, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। 352। ये कब लग सकता है? ये तब लग सकता है जब राष्ट्रपति को यह शंका हो जाए या राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि या तो नेशनल लेवल में संकट है या देश के किसी एक पार्ट में संकट संकट हो सकता है अथवा युद्ध की स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। लिखिए इसमें, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात तब लगाया जाता है, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात तब लगाया जाता है, तब लगाया जाता है जब जब पॉइंट वाइज लिख दीजिए रोमन में। जब पहला में लिखिए युद्ध, वॉर। दूसरा, बाहरी आक्रमण का खतरा, बाहरी आक्रमण का खतरा। तीसरा, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। नीचे लिख दीजिए, उपरोक्त तीनों स्थितियों में, उपरोक्त तीनों स्थितियों में संपूर्ण देश में अथवा किसी एक विशेष भाग में, संपूर्ण देश में अथवा किसी एक विशेष भाग में इसका प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, एक बात सदैव याद रखना है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आर्टिकल 312 में दो प्रकार के बदलाव किए गए हैं। कौन कौन से बदलाव किए गए हैं? तो एक सबसे जो पहला बदलाव है, जो आंतरिक अशांति है उसके जगह सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है कि कैबिनेट के लिखित दस्तावेज के माध्यम से ही राष्ट्रपति इस पर अमल करेगा, मौखिक रूप से नहीं। नोट में लिख दीजिए अगले पॉइंट में, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आर्टिकल 352 में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। आर्टिकल 352 में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। आर्टिकल 352 में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला, फर्स्ट, अब पहला बदलाव क्या है? देखिए, आंतरिक अशांति
आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा, कैबिनेट के लिखित दस्तावेज के आधार पर इसे लागू किया जा सकता है। कैबिनेट के लिखित दस्तावेज के आधार पर इसे लागू किया जा सकता है। इसका अर्थ आप सभी अभ्यर्थी समझ रहे होंगे कि लिखित दस्तावेज का अर्थ है कि मौखिक रूप से राष्ट्रपति इसको लागू नहीं करेगा जब तक कैबिनेट लिख कर नहीं देता है कि देश में युद्ध की स्थिति है, अथवा आंतरिक अशांति की स्थिति है, अथवा बाह्य आक्रमण की स्थिति है। तीनों में से किसी एक कंडीशन में इसको लिख कर देना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको लागू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में चलते हैं। एक क्वेश्चन आप सभी से पूछ लेते हैं। संविधान में सबसे पहले कैबिनेट शब्द का प्रयोग, जो कैबिनेट है उसका प्रयोग किस आर्टिकल में है, कहां पर है? 352 में है, 352 में। केवल एक बार है पूरे संविधान में, कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक बार 352 में है। लिख दीजिए नोट में, लिखिए कैबिनेट शब्द का प्रयोग, कैबिनेट शब्द का प्रयोग संपूर्ण संविधान में आर्टिकल 352 में केवल एक बार किया गया है, केवल एक बार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु महत्वपूर्ण है कि, अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 352 की घोषणा के बाद, अनुच्छेद 352 की घोषणा के बाद संसद संसद 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन करेगा। संसद 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन करेगा, अनुमोदन करेगा एवं अधिकतम 6 माह के भीतर इसको लागू करेगा। 6 माह के भीतर इसको लागू करेगा, लागू करेगा। नोट में लिख दीजिए, अब तक 3 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। अब तक 3 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। पहला 1961, 1961 एवं 1971 के युद्ध के समय, युद्ध के समय थोड़ा सा संशोधन करवा देते हैं, 61 को 62 बना दीजिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए भारत चीन युद्ध। और 71 में लिख दीजिए भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध। तीसरा लिखिए 25 जून 1975,
25 जून 1975 आंतरिक अशांति के नाम पर या आंतरिक अशांति के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति आर्टिकल 352 को राष्ट्रपति आर्टिकल 352 को कभी भी वापस ले सकता है अथवा अथवा संसद लोकसभा में साधारण बहुमत से भी इसको समाप्त कर सकती है। संसद लोकसभा में साधारण बहुमत से भी इसको समाप्त कर सकती है। समाप्त कर सकती है। आप सभी को याद होगा कि जब शासन के प्रारूप का हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने संघात्मक और एकात्मक को देखा था, और वहां एक पॉइंट की हमने चर्चा की थी कि जब देश में राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 लग जाता है, तो संघात्मक राष्ट्र एकात्मक की तरह व्यवहार करता है, यानी जो फेडरल है वो यूनिटरी हो जाता है। इसको भी लिख देंगे अगले पॉइंट में। हेडिंग में लिखिए आर्टिकल 352 का प्रभाव, अनुच्छेद 352 का प्रभाव। प्रभाव सबसे पहला लिखिए, पहला, संघात्मक व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है। संघात्मक व्यवस्था एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो जाती है। दूसरा सबको याद होगा, मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। इसको छोड़कर 20 और 21 को छोड़कर, वेरी गुड, मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। अपवाद आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है। तीसरा लिखिए, थर्ड, लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए कर दिया गया। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए कर दिया गया। 6 वर्ष के लिए कर दिया गया। ये था 352। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 356, हेडिंग बना लीजिए, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356, इसमें क्या होता है, दो कंडीशन है। जैसे बंगाल का मामला है, यदि आज बंगाल का राज्यपाल राष्ट्रपति को यह लिख कर दे दे कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल है, शासन चल सकने में समर्थ नहीं है, तो तुरंत वहां पर क्या होगा, आर्टिकल 356 के तहत क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लिख दीजिए, राज्यपाल के प्रतिवेदन, राज्यपाल के प्रतिवेदन अथवा राज्यपाल के प्रतिवेदन अथवा राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल होने पर, राज्यपाल के प्रतिवेदन अथवा राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर, फेल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट लगाया जा सकता है, इसका अनुमोदन संसद साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन संसद साधारण बहुमत से 2 माह के लिए अलग अलग करेगा। 2 माह के लिए अलग अलग करेगा, जिसमें जिसमें पहली बार 6 महीने के लिए लागू हो सकता है। पहली बार 6 महीने के लिए लागू हो सकता है और दोबारा 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। दोबारा 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसी में एक पॉइंट ऐड कर दीजिए, 1 साल बढ़ाने के बाद 1 साल बढ़ाने के बाद आगे के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। 1 साल बढ़ाने के बाद आगे के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। 2 शर्तें होनी चाहिए। पहला, राष्ट्रीय आपात लगा हो। पहला, राष्ट्रीय आपात लगा हो। और दूसरा, चुनाव आयोग यह प्रमाण पत्र दे दे। चुनाव आयोग यह प्रमाण पत्र दे दे। प्रमाण पत्र दे दे कि वर्तमान स्थिति में चुनाव करवाना असंभव है। वर्तमान स्थिति में चुनाव करवाना असंभव है। तो कंडीशन है, जैसे बंगाल में आज कह दिया जाए, चुनाव आयोग यह कह दे कि वहां की स्थितियों को देखकर फिलहाल चुनाव नहीं हो सकता, तो इसको 3 साल के लिए भी एक्सटेंशन दे सकते हैं, 3 इयर्स तक आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसमें इस पॉइंट को भी हाँ कहा जाए। अब देखिए, ऐसा है, आंतरिक मामला है। इस मामले से मैं अच्छी तरह अवगत भी हूं, क्योंकि वहां काम करता हूं, जाता हूं, लेकिन बता नहीं सकता। ठीक है, बता नहीं सकता। हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और जो स्थिति है उसमें यदि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को थोड़ा भी साथ दिया तो ऐसी स्थिति आ सकती है। लेकिन फिर अंत में बात वही है कि सत्ता पक्ष यदि पूर्ण बहुमत की स्थिति में हो तो उम्मीद नहीं करते हैं कि आगे कुछ भी सफल हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो संविधान के सीमा के बाहर जाकर यूज किए जाते हैं, और उन रास्तों में विपक्ष जीत नहीं सकता है। तो महत्वपूर्ण तो है ही यह मुद्दा। इसकी चर्चा कभी ऑफलाइन करेंगे। सेम 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 ऐसे ही, लेकिन उसमें दोष साबित करना पड़ता है वहां पर। दोष क्या है? दोष तो है, लेकिन दोष क्या है वो अभी नहीं बताएंगे। आप लोगों को जो दिखता है वही दोष है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। कहाँ थे हम लोग? 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर सकते हैं। इसमें लिख दीजिए अगला पॉइंट, यदि दोनों शर्तें पूरी हो जाएं, यदि दोनों शर्तें पूरी हो जाएं तो अधिकतम 3 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है। दोनों शर्तें पूरी हो जाएं तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। कौन सी शर्तें? तो पहली शर्त यह है, या तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, अथवा चुनाव आयोग ये कह दे कि फिलहाल के कंडीशन में इस राज्य में
सशस्त्र विद्रोह को देखकर चुनाव कराना संभव नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये हो सकता है। अब इसके भी दो अपवाद हैं। अपवाद में लिख दीजिए पंजाब और जम्मू कश्मीर, इसके अपवाद रहे, पूछा जाएगा पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब आर्टिकल 300, हाँ कहा जाए, इसको एक्सटेंशन दे दे के अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अलग अलग एक्सटेंशन देना पड़ेगा, 6 6 माह का एक्सटेंशन मिलेगा इसको। ठीक है। अब बात है पंजाब और जम्मू कश्मीर, क्लियर है। इसको वापस कैसे लिया जाए? तो जैसे आर्टिकल 352 को ले सकते हैं, वैसे 56 को भी ले सकते हैं, सेम है। एक लाइन ऐड कर दीजिए, इसे आर्टिकल 352 की भांति ही वापस लिया जा सकता है। आर्टिकल 352 की भांति ही वापस लिया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। हेडिंग में लिखिए राष्ट्रपति शासन का प्रभाव, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव, प्रभाव। मान लीजिए यदि यदि राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि सभी राज्यों की शक्ति शून्य हो जाती है, मंत्रिपरिषद निलंबित हो जाती है और सारा पावर केंद्र के हाथ में आ जाता है। पहला पॉइंट लिख दीजिए, फर्स्ट, मंत्रिपरिषद निलंबित हो जाती है, मंत्रिपरिषद निलंबित हो जाती है और समस्त प्रशासनिक शक्तियां भारत सरकार के हाथ में आ जाती है। मंत्रिपरिषद निलंबित हो जाती है और समस्त प्रशासनिक शक्तियां भारत सरकार के हाथ में आ जाती है। आ जाती है। नेक्स्ट, आर्टिकल 356 का मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्टिकल 356 का मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। नोट में लिख दीजिए, अंबेडकर ने आर्टिकल 356 के लिए मृत शब्द कहा है, डेड। अंबेडकर ने आर्टिकल 356 के लिए मृत शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जैसे कि अभी आपने लिखा कि 356 का प्रयोग पंजाब और कश्मीर में हुआ था, तो पेप्सू को याद रखना है, PEPSU लिख दीजिए। आर्टिकल 356 का पहला प्रयोग पंजाब या पेप्सू राज्य में 1951 में हुआ था। पंजाब या पेप्सू स्टेट में 1951 में हुआ था। इसका पूरा नाम है पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू लिख दीजिए। पेप्सू का पूरा नाम जरूर लिख दीजिए। पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। आर्टिकल 356 का
नेक्स्ट पॉइंट, इसको पहले लिख लीजिए। आर्टिकल 356 का सबसे अधिक बार प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुआ। सबसे अधिक बार प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ। 356 का प्रयोग सबसे अधिक बार इंदिरा गांधी के समय में हुआ। इंदिरा गांधी के समय में हुआ। राज्यवार पूछेगा तो यूपी हो जाएगा, पहली बार पूछेगा तो पंजाब हो जाएगा। सबसे अधिक बार किस पीएम के टाइम में हुआ, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ। बिहार में 3 बार हुआ, जिसमें पहली बार 1968 में हुआ, इसको भी लिख दीजिए। आर्टिकल 356 का बिहार में अब तक 3 बार प्रयोग हुआ है। पहली बार 1968 में हुआ। ठीक है, बिहार में इसका प्रयोग 3 बार हुआ, जिसमें पहली बार 1968 में हुआ, 1968। बिहार को विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए एस आर बोमई केस। एस आर बोमई केस 1996 के बाद, एस आर बोमई केस 1996 के बाद, 1996 के बाद आर्टिकल 356 के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया गया। आर्टिकल 356 के दुरुपयोग पर अंकुश लगा दिया गया। ठीक है, तो ये था 356। अब लिखिए आर्टिकल 360, 360। आर्टिकल 360, वित्तीय आपातकाल। पहला पॉइंट, वित्तीय साख संकट, वित्तीय साख संकट के समय लगाया जाता है। इसका अनुमोदन अलग अलग सदन में 2 महीनों में होता है। वित्तीय साख संकट के समय लगाया जाता है। इसका अनुमोदन अलग अलग सदन में 2 महीनों में होता है। 2 महीनों में होता है। अब वैसे तो भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं आई कि वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। लेकिन मान लीजिए आगे चलकर यदि कोई ऐसी स्थिति आती है कि वित्तीय आपातकाल लगता है, तो उस आपातकाल में क्या सब हो सकता है। सबसे पहले जो सरकारी पद पर लोग हैं उनका वेतन कम हो सकता है। ये पावर है सरकार के पास, पैसा ही नहीं रहेगा तो कहां से मिलेगा। तो हेडिंग बनाकर लिख दीजिए, वित्तीय आपातकाल का प्रभाव। ये मेंशन है संविधान में, वित्तीय आपातकाल का प्रभाव। सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो सकता है। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो सकता है। और दूसरा, राज्य का धन विधेयक राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखा जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखा जाता है। रखा जाता है। क्लियर है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगा है। 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो उत्तर होगा 0 बार।
नोट में लिख दीजिए, भारत में वित्तीय आपात शून्य बार लगा है, 0 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद लिखिए हेडिंग में स्वविवेकीय शक्ति, एक पॉइंट वहां लिख दीजिए, स्वविवेकीय शक्ति। इसमें लिखिए आर्टिकल 74A के तहत, आर्टिकल 74A के तहत मंत्रिपरिषद के विमर्श को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के विमर्श को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, दूसरा लिखिए, किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में, किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में स्वविवेक से, स्वविवेक से किसी दल को आमंत्रण और प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकता है। स्वविवेक से किसी दल को आमंत्रण और प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकता है, चुनाव कर सकता है। क्या मतलब है इसका? कोई बताएंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लीजिए देश में चुनाव हुआ और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और कोई गठबंधन पूर्ण बहुमत मतलब 50% प्लस 1 सीट, 50% प्लस 1 सीट ना मिला, और कोई भी दो दल आपस में गठबंधन करने को भी तैयार नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है, तो राष्ट्रपति किसी भी एक दल को न्योता दे सकते हैं कि आप आकर सरकार बनाइए, प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकते हैं उसमें, और कह सकते हैं एक लिमिटेड टाइम में, जैसे 6 माह में, कि आप किसी भी तरीके से बहुमत पूरा करके दिखाइए, ये कह सकते हैं। किसी भी दल को, जरूरी नहीं है कि रैंक 1 के दल को ही बुलाएंगे, जो उसमें टॉपर रहेगा उसी को बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आज तक ऐसा ही हुआ है कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आई है, तो नियम के आधार पर जिस दल के पास सबसे अधिक सीटें होती हैं, एमपीज होते हैं, उसी दल को राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन ये कोई कानून नहीं है, राष्ट्रपति चाहे तो 5वें नंबर के दल को भी बुला सकते हैं कि आप आके पीएम बनाइए और 6 माह में हमें सदस्य पूरा करके दिखाइए, चाहे आप गठबंधन कर लीजिए या जो भी कर लीजिए, ये राष्ट्रपति के पास स्वविवेकीय अधिकार है। एक लाइन लिख दीजिए, राष्ट्रपति उत्तराधिकार कानून 1969 में आया, राष्ट्रपति उत्तराधिकार कानून 1969 में आया, 1969 में आया। नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, आरसी कूपर बनाम भारत संघ 1970, आरसी कूपर बनाम भारत संघ 1970 में में सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह मत अभिव्यक्त किया कि, यह मत अभिव्यक्त किया कि राष्ट्रपति के व्यक्तिगत समाधान को, राष्ट्रपति के व्यक्तिगत समाधान को न्यायालय में, न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है, इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है
कि उसने असद्भावनापूर्ण तरीके से शक्ति का प्रयोग किया हो। उसने असद्भावनापूर्ण तरीके से शक्ति का प्रयोग किया हो। शक्ति का प्रयोग किया गया हो, प्रयोग किया हो। नीचे लिखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के संदर्भ में। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में है। आर्टिकल 123 में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक दो बातें और ऐड कर दीजिए। राष्ट्रपति कोई ऐसा अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, राष्ट्रपति कोई ऐसा अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से संविधान संशोधन नहीं कर सकता। राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से संविधान संशोधन नहीं कर सकता। राष्ट्रपति अपना अध्यादेश कभी भी वापस ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ना तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है, ना तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है, और ना ही और ना ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का सलाह मानने के लिए बाध्य है। और ना ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का सलाह मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 239 239 के तहत, आर्टिकल 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का शासन, ब्रैकेट में यूटीज, संघ राज्य क्षेत्रों का शासन राष्ट्रपति देखता है। ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, राज्यपाल के माध्यम से देखता है। दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान निकोबार, इस सब को राष्ट्रपति देखते हैं। आर्टिकल 341 और 42 के तहत, 341 और 342 के तहत, आर्टिकल 341 और 342 के तहत एससी और एसटी, एससी और एसटी सामाजिक समूहों की पहचान और सूचीकरण राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। 339 कल ही लिखवा दिए थे, उसको देख लीजिएगा एक बार। आर्टिकल 61 का संबंध महाभियोग से है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। आर्टिकल 61 का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। महाभियोग से है।
आर्टिकल 78 के तहत राष्ट्रपति आर्टिकल 78 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई भी जानकारी मांग सकता है। कोई भी जानकारी मांग सकता है। मांग सकता है, जो सिद्ध करता है कि राष्ट्रपति केवल रबर स्टाम्प नहीं है। जो सिद्ध करता है कि राष्ट्रपति केवल रबर स्टाम्प नहीं है। रबर स्टाम्प नहीं है। एक बार एक लिस्ट मैं आप सभी को शेयर कर देता हूं, भेज भी देंगे। जाते जाते आज यह देख लीजिए कि किस काल में कौन राष्ट्रपति थे। यह सूची आप सभी को याद भी होना चाहिए, अच्छा रहेगा। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है ईस्वी के साथ, तो ध्यान रहेगा तो जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक आप लिख दीजिए कॉपी में, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, जो कल से चलेगा। उपराष्ट्रपति। सबसे पहले राष्ट्रपति हुए राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962, ध्यान रखिएगा। और ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने, इसको भी ध्यान में रखना है, 2 टाइम्स। दूसरे बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से लेकर 1967। ये दर्शन शास्त्री हैं, लेखक हैं, और आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी रहे हैं। तीसरे हैं जाकिर हुसैन, 1967 से 69, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कार्यकाल में निधन होने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे सबसे पहले राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल में निधन हो गया, तो क्या होगा उत्तर? जाकिर हुसैन हो जाएगा। वेंकटगिरी को देख लीजिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। हिदायतुल्लाह, ये सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी थे और राष्ट्रपति बने। वराहगिरी वेंकटगिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे और पूर्णकालिक भी। पहले बने कार्यवाहक, उसके बाद बने पूर्णकालिक। ठीक है, तो एक बार आप इस लिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, सभी राष्ट्रपति के विषय में एक बार पढ़ लेंगे। मैं इसकी चर्चा कल करूंगा। ठीक है, ये लिस्ट आप सभी तक शेयर कर देंगे, एक बार देख लीजिएगा। इसकी चर्चा कल कर लेंगे एक साथ, राष्ट्रपति को भी देख लेंगे, उपराष्ट्रपति को भी देख लेंगे, अन्य बातों को भी देखेंगे, प्रधानमंत्री और कैबिनेट को भी देख लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। शुभ रात्रि।